गया तो उस खाना में खिचड़ी अंदर है। दरअसल इसमें क्या है आशीष भाई कि खाली ये नहीं देखना अपने को कि खाना खाने लग रहा है, इस पूरी प्रोसेस को आपने कुछ पहलुओं पे समझना है, जो मैंने पहले भी बात करी थी। वो ये है कि ये जो आप कर रहे हो, ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हो या आपको करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यदि आपको मजबूर तो किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप गुलाम हो, और यदि आप अपनी मर्जी से कर रहे हो तो आप आजाद हो। गुलामी की एक प्रकार होती है जिसमें आपसे फिजिकली आपको गुलाम रखा जाता है, जैसे अमेरिका में अफ्रीकन लोगों को गुलाम रखा जाता था, ठीक है, एक दौर में। और गुलामी की एक दूसरी भी प्रकार होती है जिसमें आदमी को पता नहीं होता कि वो गुलाम है, और वो गुलामी को ही अपने मतलब अपने लिए एक वरदान मान रहा होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि उसकी गुलामी सोने की चेन में होती है, तो उसको सोना, अगर उसको सोने की चेन से बांध दिया जाए या फिर उसको जेल के अंदर कैद करके अंदर सारी सुविधाएं दे दी जाए, जैसे आपको इस कमरे में बंद करके सामने एक एंटरटेनमेंट का बोर्ड लगा हो, आप जो चाहें उसके ऊपर देख सकते हो, फिर आप अपने मोबाइल में जो मर्जी खेल सकते हो, जिससे मर्जी बात कर सकते हो, फिर आपको खाने के लिए जितनी आइटम है वो आपके घर पर ही आ जाए, और आपका और कुछ भी ना करना पड़े, आपके अकाउंट में आपको जिंदा होने लायक सामान मिल जाए। क्या चाहिए लोगों तो आदमी इसको, इस गुलामी को जो है वो ये सोचने लग जाते हैं कि इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। नहीं, आपने गुलामी लगाया भाई, इसमें गुलामी ये रहेगी कि एक तो इसके बदले में सारी शर्तें आपको ये माननी पड़ेंगी कि आपको अपना सारा डेटा देना पड़ेगा कि आपने दिन में क्या क्या किया था, किन के पास गए थे, कितना पैसा किसको दिया, कितना पैसा किससे लिया, और क्या क्या चीज आपने की। दूसरा, आप जहां आपको अलाउड है केवल आप उन्हीं जगह पर जा सकते हैं धरती पर, उसके अलावा आप कहीं और नहीं जा सकते हैं। जिससे वो कहेंगे उन्हीं से बात कर सकते हो, किसी और से बात नहीं कर सकते। जिस तरह से वो बोलेंगे तुमको उन्हीं को वोट करना होगा, उन्हीं की तरह सोचना होगा, तो फिर आप अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे। नहीं, अगर कंडीशन ये हो कि आपको कमरे में सारी सुविधा मुहैया कराई जा रही, हाँ, वो तो आपको देखना है ना। आपको यदि उन कंडीशंस में अपनी आजादी को देना है उनको कि आपको सारी चीजें आपको घर में बैठ के मिल रही हैं, और अब आप मान लीजिए घर में बैठकर आप कितने दिन रह सकते हैं, आपको एक दिन तो घूमने निकलना पड़ेगा। आप पार्क में घूमने जाओगे, आपसे पैसे वसूले जाएंगे। आप नदी में नहाने जाओगे, आपको बोलेंगे नहीं जा सकते हो। आप समंदर में नहाने जाओगे, वो भी प्राइवेट कंपनी का हो चुका है। फिर आप जंगल में जाने लगोगे, उस पर भी बाढ़ लगी हुई है, ये वन विभाग का क्षेत्र है, यहाँ एंट्री नहीं हो सकती है। आप सड़क पे चलोगे, आपको टोल देना पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से, प्रति किलोमीटर। तो अब आप सोचेंगे कि अब मैं क्या करूं। आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह, ये एंटरटेनमेंट तो नकली एंटरटेनमेंट, अब आपको पता चल गया। अब आप विरोध करने की पोजीशन में नहीं हो, क्योंकि आपके पास अब ना कोई हथियार बचा है, ना कोई धातु बची है, ना आपके घर में कोई गोल्ड सोना चांदी बचा है, ना आपके पास जमीन बचा है, ना आपके पास पानी है, ना आपके पास अनाज का बीज है, ना आपके पास अपना बीज है। अब आप अपना बच्चे भी खुद पैदा नहीं कर सकते हो। अब आपका सारा डीएनए उनके पास है, ब्लड सैंपल उनके पास है, आपका सारा कंट्रोल उनके पास है। अब आपकी गर्दन में चिप लग चुकी है, अब आप उनके हिसाब से ही सोचते हो। तो अब आपको एहसास होगा कि आप आजाद हैं, लेकिन आप असल में तो गुलाम रहेंगे। तो इस तरह से ये जो बात मैंने आपको इसलिए कही है कि अभी जो आपने पूछा था कि वो ड्यूटी से घर आ रहा है, अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो बिजनेसमैन है उसका तो घर आने का कोई समय नहीं है। बिजनेस पे जो गया हुआ बंदा, वो भी आमतौर पे उन्हीं का सेल्समैन की तरह काम कर रहा है, जैसा कि हमने पहले बात की है। जो सरकारी नौकर है वो भी उन्हीं के एजेंट की तरह काम कर रहा है, प्राइवेट नौकर भी उन्हीं की तरह एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो अब आप जब घर आ रहे हो तो आप, क्योंकि आपको जो काम दिया गया है वो काम आपके पसंद का नहीं है, आमतौर पे ये आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा कि आदमी उस काम को कर रहा था, उसे उस काम में इंटरेस्ट नहीं था, बट क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद और कोई चॉइस नहीं थी, उसके पास वही एक ऑप्शन था, तो वो बाय चांस उस काम में लगा था, बाय चॉइस नहीं। तो अब वो क्योंकि अपने काम को पसंद नहीं करता है, नहीं बाय चांस तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि जब भी बंदा, अगर चॉइस पूरी नहीं हो रही है और फिर एक उसने अपना टारगेट बना लिया कि भाई अब तो मुझे नौकरी ही लगना है, और फिर वो उसके लिए मेहनत करे और फिर अगर उसको हासिल करे, तो वो बाय चांस तो नहीं होगा। चलिए अब मैं आपको इसका बता दूंगा। तो आप नौकरी की तैयारी करने लगते हो तो क्या आप चपरासी की नौकरी करने की तैयारी लगते हो या यूपीएससी की तैयारी करने लगोगे?
वो तो बंदा की सोच पर डिपेंड सोच सोच पे डिपेंड नहीं करता। हर माँ बाप का सपना एक ही होता है, भाई तेरे को यूपीएससी करनी है। जब मैंने आपको कहा 50 लाख बच्चा 12वीं पास करता है, टारगेट तो सरकारी नौकरी का है मैं आपको ये कह रहा हूँ 50 लाख बच्चा 12वीं पास करता है, उसमें से 4 लाख बच्चा ग्रेजुएशन पास कर रहा है, कुछ उसमें से नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कर लेते होंगे, लेकिन जो 4 लाख बच्चा पास कर रहा है हर साल, तो 15 लाख बच्चा कैसे अपीयर हो रहा है हर साल यूपीएससी में? 15 लाख बच्चा हो रहा है। इसका मतलब ग्रेजुएशन करने वाला हर बच्चा सपना देख रहा है कि मैं अफसर बनूं। उस अफसरी के बाद कमाल की बात यह है, वो पहले यूपीएससी का एग्जाम देगा, फिर स्टेट का देगा। मान लो यूपीएससी से काम नहीं बन रहा तो स्टेट का कमीशन है उसमें देगा, सिलेक्शन कमीशन है उसमें भी बात नहीं बनेगी, तो फिर वो बैंक पीओ का देगा, फिर वो सीजीएल का देगा, दूसरे देगा, मतलब जैसे उसके सामने आएगा, मतलब पुलिस का भी देगा, फौज का भी देगा, फिर क्लर्क का भी देगा, फिर चपड़ासी का भी देगा, और जब कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर कहेगा चल बीएड कर लेता हूँ, फिर वो टीचर बन जाएगा। तो आमतौर पे ये ट्रेंड रहता है हमारा, मतलब टीचर बनने को चपड़ासी से भी बुरा माना जाता है हमारे यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो 7th पे कमीशन आने के बाद में टीचर्स की सैलरी में बहुत ज्यादा मतलब बढ़ोतरी हुई, तो थोड़े बहुत लोगों ने सैलरी के लिए जाना शुरू किया, टीचिंग के लिए जाना शुरू नहीं किया। तो यानी कि बंदे ने फॉर्म तो यूपीएससी का भरना चालू किया था या बैंक पीओ बनना चाहता था, कौन बनना चाहेगा चपड़ासी? सरकारी नौकरी में भी वो सरकारी नौकरी प्रिंसिपल की करना चाहेगा कि चपड़ासी की करना चाहेगा या टीचर की करना चाहेगा? प्रिंसिपल। लेकिन चपड़ासी के भी भरता है, एमएससी किया हुआ बच्चा, पीएचडी किया हुआ बच्चे ने भरे थे ना अभी क्लास 4 के फॉर्म। तो मैं ये कह रहा हूं, यानी कि वो फॉर्म सारे भर रहा है, तो जिसमें हो जाएगा वो उसी में चला जा रहा है। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ना कि कोई थ्योरेटिकल बात बता रहा हूं। तो यानी आप जहां जा रहे हो वहां आप चॉइस से नहीं जा रहे हो, वहां आप बाय चांस जा रहे हो। बाय चॉइस से जाने वाला व्यक्ति तो बहुत ही कम होगा, और वो इस सिस्टम में सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। जो बाय चॉइस रहेगा। मैंने टीचिंग को प्रोफेशन के तौर पे लिया क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। मैंने नौकरी करी, 8 साल मैंने नौकरी करी, और मैं परेशान हो गया। मतलब आप सोच सकते हैं, मैं अपनी लगभग सारी सैलरी बच्चों के ऊपर खर्च करता था। मतलब अच्छा। मेरी पोस्टिंग है जहां, वहां आप हमारे मिड डे मील वर्कर से जाकर के पूछोगे तो हमारे यहाँ पे मिड डे मील 2-2 महीने 3-3 महीने तक उसका कोई राशन या कोई पैसा नहीं आता था। कोई भी टीचर अपने पास से खर्च नहीं करता था। मेरा स्कूल ऐसा था जहां पर अगर पूरे स्कूल की सब्जी 8 किलो लगनी है तो मेरे स्कूल में 10 किलो सब्जी आती थी। अच्छा। और जो राजमा मैं अपने घर के लिए लेके जाता था, उसी दुकानदार से स्कूल का राजमा आता था, और मेरी कुक को अलाउड था। मतलब यहां तक कि, और क्योंकि मैं अपनी अकड़ में काम करता था ईमानदारी से, कोई आदमी अपनी सैलरी अगर बच्चों पे खर्च कर रहा है तो उसकी अपनी एक डेडिकेशन और विश्वास होगा। मतलब मैं जब अपनी अकड़ में काम कर रहा हूं तो वहां पर किसी की ईगो हर्ट कर जाती है, और उस आदमी ने मेरे खिलाफ बकायदा एप्लीकेशन लिख के 90 लोगों के साइन करा लिए उसके ऊपर, ये कहकर कि स्कूल में देवेंद्र मास्टर जूते दिला रहा है, ऐसा करके साइन करवा लिए, और चीफ मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, सबको चिट्ठी, डीओ बीओ सबको चिट्ठी लिख दी कि ये मिड डे मील में घपला कर रहा है। अच्छा। मतलब आप सोचो, पढ़ाई के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन मिड डे मील पे है। वहां पर पूरा का पूरा कंप्लेंट होती है तो पूरी जांच बिठाई जाती है। पूरी जांच में उन्होंने बोला इसका हिसाब क्यों नहीं किया तुमने, बैंक से पैसे क्यों नहीं निकलवाए? मैंने कहा मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई, तुम बड़े लैंडलॉर्ड हो, मैं कुछ भी हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता था, यूके, यूएस, शिकागो, लंदन, तो मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं थी। जो पैसा सैलरी में मिलता है या वो मैं पैसा सैलरी के लिए तो मैं पढ़ाता ही नहीं था। तो जब हिसाब उन लोगों ने खुद ही किया, फिर डिपार्टमेंट के लोगों ने, 1.25 लाख रुपया मैंने लेना आया स्कूल से। अच्छा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार इतना डेडिकेशन से काम कर रहे हो और उसके बाद भी आपके ऊपर चोरी के आरोप लग रहे हैं। इस तरह का काम करने से तो बढ़िया है आपको ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए गया था, मैं कोई ये काम करने तो गया ही नहीं था। तो अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो फिर इससे अच्छा है कि आप ये छोड़ करके अपना ही पढ़ाना चालू कर दो। मेरे पास मेरी रिसर्च हो ही चुकी थी, तो मैंने अपना सिस्टम बना लिया पढ़ाने का, और मैंने उसको अपने तरीके से पढ़ाना चालू कर दिया। वहां जो आज नौकरी करते हैं, जो मेरे साथ सैलरी थी, उनकी सैलरी इस टाइम पे लगभग 1 लाख कुछ रुपया है, 1,10,000 या ऐसे 1 लाख के आसपास सैलरी है। 20 साल मेरी सैलरी नौकरी को हो चुके हैं इस टाइम पे, मतलब हो गए। जुलाई में 20 साल पूरा हो गया था,
तो नौकरी के आपने 20 साल हो जाएंगे। अगर मैं लगा होता तो अगर 20 साल लगा हो चुके होते। तो छोड़ कितने साल बाद दिया? मैं तो 8 साल बाद छोड़ दी, 12 साल हो गए नौकरी छोड़े हुए मैंने। अच्छा। हाँ, तो आ, आज उनकी सैलरी 1 लाख रुपया है, लेकिन अब मेरी अपॉइंटमेंट की फीस 1.5 लाख रुपया है। तो मतलब मैं 1.5 लाख रुपया एक अपॉइंटमेंट वाला आदमी, जो एक दिन की कमाई जिसकी मिनिमम 1 लाख है, यानी अगर किसी के घर में 2 बच्चे हैं तो 3 लाख है, 3 बच्चे हैं तो 4.5 लाख है, यानी किसी के, मेरी एक दिन की इतनी इनकम है अगर मैं पैसा कमाता हूं अपने लिए, वो मैं वही काम मैं पूरे सिस्टम के लिए पूरे महीने में कर रहा था। उस टाइम इतनी सैलरी नहीं थी। मेरा कहने का अर्थ यह हुआ कि मैं बाय चॉइस गया था, अपनी मर्जी से, कि मुझे पढ़ाना है, लेकिन सिस्टम ने मुझे पढ़ाने नहीं दिया। तो मैं ये कह रहा हूं, जो आदमी बाय चॉइस जाएगा ना, उसको तो काम नहीं करने दिया जाएगा। आप किसी ऑफिसर से जाके मिलकर देखो, अगर आपके व्यक्तिगत संबंध हैं तो किसी तरह से, आप किसी बैंकर से पूछ कर देखो, आप किसी चपड़ासी से पूछ कर देखो, आप किसी प्रिंसिपल से पूछ कर देखो, किसी भी से पूछ कर देखो, आप वहां पर काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, कोई ऊपर से कमांड दे रहा है, जो ऊपर से आ रहा है, तो उनको नौकर की तरह बिहेव करना है। अब आप सोचो, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, बाय चांस वो उस नौकरी में गया है, वो इस काम के लिए बना भी नहीं हुआ है, इस सारी प्रोसेस में क्या वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा शाम तक? बिल्कुल हो जाएगा। और एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी जब रास्ते में आएगा और फिर घर वाली फोन अगर दे कि सब्जी लेते आना, उसके लिए और मुसीबत हो जाएगी। और वो जब तक घर में पहुंचता है तब तक उसका बुरा हाल हो चुका होता है, मतलब वो थक चुका होता है अपनी जिंदगी से। अब उसका किसी काम में मन नहीं लगता है। बच्चे भागकर उसकी गोदी चढ़ने लगेंगे, वो बोलेगा मैं थक गया हूं। बच्चे कुछ भी बात करेंगे, वो बोलेंगे मेरा दिमाग मत खा। फिर वो बैठ करके सामने टीवी खोल लेगा, फिर उस टीवी के आगे उसको फिर परोसा जाएगा धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, देश के अंदर दंगे, जो वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो उसको डालना चाहते हैं। अब क्योंकि उसका दिमाग सोचने वाली पोजीशन में नहीं है, जो तुम कह रहे हो सुन रहा हूं मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आने दो जो आ रहा है। और वो चाहे उसे याद ना रहे कि, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में उसके बैठ रहा है। जैसे आज वैक्सीन वाले मुद्दे पर पूरा देश अपने को जान गया कि ये जो जनता सरकार मोर्चा वाले साथी कह रहे थे, जो ये लोग बोल रहे थे, डॉक्टर BRC जैसे लोग बोल रहे थे, ये लोग एकदम सच बोल रहे थे। अब पूरी तरह से मान गए हैं, मतलब अब खुलकर मानेंगे वो कि ये बिल्कुल सही लोग थे। लेकिन आज भी लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उठ करके अपने नेता से सवाल पूछ सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अरे कम से कम उस छुट भैये नेता से तो पूछ लो, जिसने अपने गली मोहल्ले के अंदर बोर्ड लगा रखे हैं, नए साल के, लोहड़ी के, फलाने ढिमकाने इस पर्व की तुमको शुभकामनाओं के। अरे शुभकामनाएं कहां से हैं? हर रोज हर गली से एक अर्थी निकल रही है भाई, और तुम्हारी वजह से निकल रही है, क्योंकि तुम उस वक्त बोले नहीं थे, चुप थे उस टाइम पे। बोले क्या थे? तुम तो प्रोपेगेंडा रच रहे थे, जो वो लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, पैसा खा रहे थे, मास्क बांट रहे थे, लोगों में दहशत का माहौल बना रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लड़ रहे थे, रेमडेसिविर के लिए लड़ रहे थे। उस टाइम तो इस पूरे के पूरे गेम प्लान के वो हिस्सेदार थे, और हम जैसे लोगों को मेंटल बोला करते थे। हमने साइंटिफिक एविडेंस के साथ रखा, तब भी नहीं बोले थे। तो वो व्यक्ति जो बिल्कुल थका हारा है, उसके दिमाग में कुछ भी परोस देंगे वो मान लेगा, और वो चुपचाप वैसे ही चलता रहेगा जैसे उसको परोसा जा रहा है। क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वो भी आपको जिंदगी के लिए तैयार नहीं कर रही है, ना आपको वो फाइट करना सिखा रही है, ना आपको वो क्वेश्चन करना सिखा रही है, सवाल पूछना भी नहीं सिखा रही है, वो आपको कोई स्किल भी नहीं दे रही है। तो अल्टीमेटली आपको ऐसा लगता है कि ये सब करने के बाद तो अब कुछ हासिल होगा ही नहीं, तो अब हमें वही करना पड़ेगा जो सरकार कर रही है, कह रही है। तो अब आप घर आ करने के बाद भी अब आप ना अपने घर वालों के हैं, ना आप अपने बच्चों के हैं, ना आप अपने हैं, और अब आपके दिमाग में जो एडवर्टाइजमेंट्स वो परोस रहे हैं वो आप परोस रहे हो। और फिर आपको लगता है कि जिंदगी खुशनुमा नहीं है, तो शायद जो टीवी में ऐड आ रही है ये वाले सामान लेके आके देख लेते हैं, शायद इससे हमें खुशी मिलती हो। ये वाली गाड़ी ले आते हैं, ऐसे वाला फ्लैट ले लेते हैं जिसको कबूतर खाना मैं बोलता हूँ, ठीक है, ये वाले जूते ले आते हैं, ये वाला सामान ले आते हैं, और फिर उसी में वो, और लगता है शायद इसमें खुशी होगी। वो ला करके एक दिन तो पार्टी भी कर लेते हैं, लेकिन उससे भी खुशी नहीं मिलती है। फिर वो टीवी पे बता देते हैं कि मिल बैठेंगे 5 घुड़सवार 2 यार, मतलब इस टाइप के करके
है, और वो फिर आपको बेचते हैं विस्की और सोडा और दारू और ये सब कुछ। आपको लगता है ये करके देख लेते हैं, शायद इससे कुछ बात बनती होगी। सोशल मीडिया पे आप देखते हो वहां पर कोई घूमने गया हुआ है, फिर आपकी पत्नी उनके फोटो देख करके कहती है मुझे भी नई ड्रेस चाहिए, मुझे भी घूमने जाना है। फिर आप वो सोचते हो चलो ये करके देख लेते हैं, और फिर इस तरह की उलझनों में लगे रहते हो, और फिर कुछ हासिल नहीं होता है। और बल्कि सोशल मीडिया पे आपको अश्लीलता परोसी जा रही है, आपके बच्चों को वीडियो गेम परोसा जा रहा है, और आपके पैसे लूटे जा रहे हैं। वो एप्लीकेशंस ऐसी डाउनलोड होती हैं 3 पत्ती टाइप की, या फिर सट्टा गैम्बलिंग ये ड्रीम चल रहा है 11 सब की कुछ। वो सट्टे वाली गेम्स आती हैं, उनमें लगा देता है। फिर आपका बच्चा जो अकेलेपन का शिकार है वो उनके अंदर उलझ जाता है। फिर आपका क्रेडिट कार्ड एक्सेस कर रहा है तो वो उसमें से कुछ पैसे खर्च कर देता है, और इस तरह से धीरे 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 करके आप उस जाल में फंसते जाते हो। तो